शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम साइंस वाली न्यूज़ के साथ में। आज चूँकि संडे इसलिए सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है हमारा न्यूज़ के ऊपर ही रहता है, जो कि पार्टिकुलरली साइंस से रिलेट करती है। आज की जो पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो मेनली पहला जो हिस्सा हमारा रहेगा वो स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। ठीक है, ए जर्नी थ्रू स्पेस। यदि आप स्पेस के माध्यम से कहीं पर यात्रा कर रहे हैं या फिर आप अंतरिक्ष में कहीं पर जा रहे हैं तो उसका असर किस प्रकार से आपकी बॉडी में पड़ सकता है, इसके ऊपर ये साइंस की रिसर्च आई है। ठीक है, तो ये साइंस की न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल स्पेस फ्लाइट विथ शॉर्टर रिकवरी टाइम अफेक्ट्स ब्रेन। यदि आप बहुत सारी स्पेस फ्लाइट करते हैं, जैसे कि आज चले गए, इसके बाद फिर जल्दी से आपको एक और जर्नी तैयार करना है, फिर कुछ दिन बाद फिर जाना है, इस प्रकार से जल्दी जल्दी यदि आप स्पेस फ्लाइट लेते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और यदि आप रिकवरी का टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो इसका असर सीधे सीधे आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके ऊपर ये साइंस की न्यूज़ छापी गई है। स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस पार्टिकुलरली लॉन्गर मिशन एंड शॉर्टर इंटर मिशन रिकवरी टाइम। आपके जो मिशन है वो लंबे लंबे समय वाले हैं और आपका जो इंटर मिशन हो रहा है वो शॉर्टर रिकवरी वाले टाइम पीरियड हमको देखने को मिल रहा है। इन सब बातों के चलते चलते हमारे ब्रेन में जो लिक्विड रहता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूस वर्ड किया गया है इस्तेमाल, जिसका मतलब होता है कि प्रेरित करना। तो हमारे जो ब्रेन में एक लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को प्रभावित करता है इस प्रकार की यात्रा करना। चेंजेस इन द ब्रेन दैट मे नॉट रिटर्न टू नॉर्मल बिफोर सब्सक्वेंट फ्लाइट रिपोर्ट ए स्टडी पब्लिश्ड इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स। इसका प्रकाशन किया गया था साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। वेंट्रिकल, जो कि ब्रेन में एक प्रकार की कैविटी होती है, फिल्ड विद सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड। हमारे दिमाग में एक कैविटी बनी हुई है जहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड भरा हुआ है। एक्सपांड्स इंक्रीजिंगली विथ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट। ये इसमें हमें एक्सपांडिंग देखने को मिलती है, फैलाव देखने को मिलता है यदि हम लंबी स्पेस फ्लाइट मिशन लेते हैं, लगभग यदि आप 6 महीने के लिए जाते हैं। एंड इंटरमिशन इंटरवल्स ऑफ लेस देन 3 ईयर्स मे नॉट अलाउ सुफिशियंट टाइम फॉर वेंट्रिकल टू फुली रिकवर। अब कम से भी कम आपको 3 साल और रुक जाना चाहिए था, इसके बाद फिर आप यात्रा करते। आप इस चीज़ को यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जो वेंट्रिकल्स है, जो कैविटी बनी हुई है हमारे दिमाग में, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती हैं वो कौन सा लिक्विड है और वो दिमाग की कौन सी जगह है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन सा लिक्विड है जो कि इस चीज़ से प्रभावित होता है और वो कौन सी जगह है। तो वो जगह का नाम है वेंट्रिकल्स और फ्लूइड का नाम क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पेस फ्लाइट के चलते चलते बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं हमारे दिमाग में। इसमें इंक्लूडिंग है वेंट्रिकल वॉल्यूम एक्सपांसन। वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, इसमें हमें फैलाव देखने को मिलता है। लेकिन ये बात अभी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है इफ़ दीज चेंजेस डिफ़र विथ वेराइंग मिशन अलग अलग है तो उस हिसाब से क्या इसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। ड्यूरेशन और नंबर ऑफ प्रीवियस स्पेस फ्लाइट मिशन, मतलब कि आप कितने दिनों के लिए मिशन पर जा रहे हैं या फिर प्रीवियस स्पेस फ्लाइट कितनी आपने लिए हैं, कितने टाइम पीरियड की है, कितनी सारे मिशन आप किए हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन रहा है उसका। रैकेल सीडलर एंड कॉलेजियस स्कैन द ब्रेन ऑफ 30 एस्ट्रोनॉट। इन्होंने 30 एस्ट्रोनॉट के ब्रेन की मेज़रमेंट किया। इसके लिए उन्होंने एमआरआई का इस्तेमाल किया था। तो प्री एंड पोस्ट स्पेस फ्लाइट दोनों कंडीशन में इनकी दिमाग का जो नक्शा है वो पूरा खंगाला गया, दिमाग, ठीक है, दिमाग का पूरा स्टडी किया गया, इंक्लूडिंग दोज
ऑन 2 वीक मिशन, 6 मंथ मिशन एंड लॉन्गर। इसमें कुछ लोग गए हैं 2 हफ्ता के लिए, कुछ गए हैं 6 महीना के लिए और कुछ लंबे स्पेस फ्लाइट में गए हैं, तो इनकी भी दिमाग की MRI करी गई थी। इसमें उनको ये पता चला था कि ये जो लॉन्गर स्पेस फ्लाइट मिशन होते हैं, इनके चलते चलते ग्रेटर वेंट्रिकुलर इंलार्जमेंट हमको देखने को मिला था। अब ये जो वेंट्रिकुलर है, इसका इमेज भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये दिखाई देता है, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो इसका जो सीधा सीधा संबंध है वेंट्रिकुलर का, वो होता है, ये सीधे यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड दिखाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो लोग लंबी यात्रा कर रहे हैं, इनका जो वेंट्रिकुलर है ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, विच टेपर्ड ऑफ आफ्टर 6 मंथ इन स्पेस। ठीक है, 6 मंथ के बाद इसका जो साइज है, कहना चाहिए, वो टेपर्ड शेप में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कोई भी प्रकार का स्टैटिकली रिलायबल एसोसिएशन देखने को नहीं मिला था बिटवीन द नंबर ऑफ प्रीवियस मिशन completed and post flight gray matter volume shift to or ventricular volume changes। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस की, वो मंकी पॉक्स की बीमारी से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी कुछ जो मेन टर्म है, जैसे कि जो इमरजेंसी होती है, हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड लेवल पर, वो क्या होती है, कैसे करके लगाई जाती है, क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो अभी देखा जाए ना, तो मंकी पॉक्स के केसेस भले ही उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिले हैं, इसके बावजूद भी विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखेंगे कि मंकी पॉक्स की बीमारी को इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो वैश्विक आपातकाल घोषित करने का मतलब ये हो गया है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक असाधारण घटना है जो और भी ज़्यादा देशों में फैल सकती है, और इसके लिए सब मिलकर के हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के लिए क्या क्या मापदंड हो सकता है? वायरस गैर स्थानिक हो गया है। पार्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते कि नागपुर में बस फैलाव है, छत्तीसगढ़ में बस इसका फैलाव है, या फिर इंडिया में बस इसका फैलाव है। वायरस का प्रसार उन देशों में तेज़ी से हुआ है जहां ये पहले कभी नहीं देखा गया था। इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ, तेज़ी के साथ में चाइना में फैल गया, जबकि चाइना में ये वायरस कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से इसका प्रसार हमको देखने को मिल रहा है। तब WHO सोचेगा कि नहीं, इसको हेल्थ इमरजेंसी हमको घोषित करना चाहिए। तो WHO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के 3 मानदंडों को पूरा किया जाना जरूरी है। 3 मेन मुद्दे हैं, ठीक है, जिनको हमें ध्यान में रखना है। ये एक असाधारण घटना है। दूसरी नंबर की बात यह है, ये बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ावा देता है। ये दूसरे देशों में भी फैल सकती है और वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पर जोखिम या फिर खतरा पैदा कर सकती हैं। इसलिए संभावित रूप से समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की जरूरत है। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर मंकी पॉक्स के बारे में। वैसे आपातकाल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई हैं, फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए हमने इसको देख लिया है। देखिए, मंकी पॉक्स की जो बीमारी होती है एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। वायरल मतलब सीधी सी बात है वायरस से फैल रही है, जूनोटिक है सीधी सी बात है ये जानवरों से इसका फैलाव हो रहा है। इसमें चेचक के समान ही कुछ कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। हालांकि यदि आप मेडिकल की दृष्टि से देखें तो उतनी ज़्यादा गंभीर बीमारी ये नहीं है। मंकी पॉक्स का जो संक्रमण है पहली बार 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोपों के बाद खोजा गया था, जिसका नाम हमने दिए थे मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स की जो बीमारी का पहली बार पता कहाँ लगा था, हमको 1958 में रखा था। लक्षण की बात करें तो
मंकी पॉक्स की बीमारी जिन लोगों में होती है तो उनमें चिकन पॉक्स जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर में दाने दाने निकल आना। लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, ठीक है, आप थोड़ा सा अस्वस्थ फील कर रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है आपको, तो आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में ये अधिक गंभीर है। रोग के प्रारंभिक चरण में मंकी पॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है। शुरू में जब ये बीमारी आई है उस समय में चेचक की बीमारी से ये कैसे अलग है, क्योंकि इसमें जो लिम्फ ग्लैंड होता है वो बढ़ जाता है, लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है। संचरण की बात करें कैसे करके इसका फैलाव होता है, तो मंकी पॉक्स वायरस ज़्यादातर जंगली जानवर जैसे कि जो कुतर कुतर कर खाते हैं और प्राइमेट्स, इन लोगों के बीच में फैलता है। हालांकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जानवर से इंसान में या फिर इंसान से इंसान में भी इसका फैलाव हो सकता है। संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी एक जोखिम वाला कारण हो सकता है, जैसे कि किसी जानवर को, मुर्गी को मंकी पॉक्स हुआ या फिर बकरी को मंकी पॉक्स हुआ, आपने उसको खा लिया, ठीक है, तो आपको भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। मानव से मानव संचरण की यदि हम बात करें, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इसका रीजन है संक्रमित श्वसन। कोई बैठा है बीमार व्यक्ति, ठीक है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, उसके चलते चलते भी संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से भी हो सकता है। रोगी या घाव से कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है, उसके आप संपर्क में आ गए हैं, उससे भी हो सकता है। इसके साथ साथ में दूषित वस्तुओं के संपर्क में यदि आप आते हैं तो उससे भी मंकी पॉक्स की बीमारी फैल सकती है। इसका ट्रांसमिशन टीकाकरण या फिर प्लेसेंटा के माध्यम से भी हो सकता है, जिसको जन्मजात मंकी पॉक्स हम बोलते हैं। ये जो बीमारी होती है तेज़ी के साथ में फैलती है और संक्रमित होने पर 10 में से एक व्यक्ति के मौत का रीज़न भी बन सकता है। तो 10 लोगों के यदि ये बीमारी हुई है तो एक लोगों की डेथ होती है, एवरेज मान करके है हम चलते हैं। वहीं यदि हम बात करें क्या इसका उपचार हो सकता है, कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, देखिए मंकी पॉक्स की बीमारी के लिए कोई विशेष प्रकार का टीका अभी तक अवेलेबल नहीं कराया गया है और ना ही कोई विशिष्ट स्पेशल इसके लिए कोई उपचार दिया जाता है। WHO द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर के वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद यूरोपियन संघ ने मंकी पॉक्स के इलाज के लिए चेचक के टीके इम्वेनेक्स की अनुशंसा करी है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जो चेचक के लिए हम इंजेक्शन लगा रहे थे, टीका दे रहे थे, इम्वेनेक्स, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, इम्वेनेक्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मंकी पॉक्स की बीमारी के इलाज के लिए। तो मंकी पॉक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये ज़्यादातर हम चीज़ें देख चुके हैं। तो जो मंकी पॉक्स वायरस है वो एंडेमिक माना जाता है सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। इट इज़ सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स बट लेस सीवियर। किसके जैसा है ये? स्मॉल पॉक्स की बीमारी के जैसा ही है, लेकिन उतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहता है। इसमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि आपको बुखार आ रहा है, हेडेक है, मसल में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, स्वोलन लिम्फ नोड्स, आपके जो लिम्फ ग्रंथियां हैं वो फूल गई हैं। इट टिपिकली अपीयर इन 6 to 30 डेज। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको 6 से लेकर के 13 दिनों के बीच में आपको दिखाई देंगी, बट कैन टेक 3 वीक टू शो, 3 वीक भी लग सकता है, एंड कैन लास्ट फॉर 2 to 4 वीक, 2 से लेकर के 4 वीक तक ये लक्षण आपको हो सकते हैं। सीधे चलते हैं इसके बाद न्यूज़ की तरफ और हम देख लेते हैं कि जो मंकी पॉक्स का आउटब्रेक्स हमको एशिया पैसिफिक रीजन में दिखाई दे रहा है। एक महीना पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिक्लेयर किया था मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ओवर। चूँकि हम देख रहे हैं कि जो क्यूमुलेटिव केसेस हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब संपूर्ण रूप से देखा जाए, संचयी जिसको बोला जाता है, अक्रॉस द वर्ल्ड कंटिन्यू टू डिक्लाइन। पूरे विश्व भर में सामूहिक रूप से देखा जाए तो इसके जो केसेस हैं उनमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रिपोर्टेड केसेस फ्रॉम सम कंट्रीज़, लेकिन कुछ कुछ ही ऐसे हिस्से हैं जहां पर इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि
पार्टिकुलरली जो साउथ ईस्ट एशिया है और जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर इसके केसेस बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मंकी पॉक्स की बीमारी के बारे में बताया जाता है। मंकी पॉक्स, जिसको हम शॉर्टकट में एम पॉक्स भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का वायरल डिसीज़ होता है, प्राइमरली स्प्रेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू जूनोटिक स्पिलओवर्स। इंसानों में ये जानवरों के जरिए पहुंचा है, चाहे वो रोडेंट हो चाहे वो प्राइमेट्स हों, सर्विंग एज पोटेंशियल रिजर्वायर, ये उसके रिजर्वायर के तौर पर काम करते हैं। मंकी पॉक्स ट्रांसमिट हो सकता है बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडली फ्लूइड और लीजन। कैसे कैसे करके हो सकता है? यदि आप उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसकी बॉडी से कुछ फ्लड वगैरह निकल रहा है, कहीं घाव हो गया, उसके संपर्क में आए हैं। इसके साथ साथ में जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि ये भी कंट्रीब्यूट करता है इस डिसीज़ के फैलाव में या फिर स्प्रेड होने में। मंकी पॉक्स का जो इन्फेक्शन है वो हमें रेयर देखने को मिला था। दैट वाज प्रीडोमिनेंटली रिस्ट्रिक्टेड टू सम कंट्रीज़ इन अफ्रीका। 2022 तक हम देखते हैं अफ्रीका के कुछ हिस्से तक ही ये रिस्ट्रिक्ट था, कहीं और नहीं फैल रहा था। वैन ए राइज इन केसेस अक्रॉस ग्लोब वेयर द डिसीज़ वाज नॉट एंडेमिक। उस टाइम में तो हमने इसको एंडेमिक नहीं बोले थे, पार्टिकुलरली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये एंडेमिक नहीं था। WHO के हिसाब से यदि हम देखें तो 87,000 केसेस मंकी पॉक्स के अभी तक रिपोर्टेड किए गए हैं। जनवरी 2022 तक का ये डाटा है, इसमें इंक्लूड है 146 डेथ है। मतलब 87,000 लोगों को यदि फैला है तो उसमें 146 लोगों की डेथें हुई हैं। ग्लोबल सिचुएशन के अपडेट के बारे में बताया जाता है कि हाल के यदि रिसेंट वीक की बात करें, अभी हाल के जो कुछ हफ्ते जैसे गुजरे हैं, ओवरऑल जो ग्लोबल केसेस हैं मंकी पॉक्स के, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कुछ जो रीजन है वहाँ पर हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं यूरोपियन रीजन की बात करें तो नए जो केसेस हैं रिपोर्टेड हुए हैं कहाँ से? स्पेन और यूनाइटेड किंगडम से। बट तो ये वाला जो फैलाव हम देख रहे थे, आउटब्रेक देख रहे थे, ये 2022 में देखा गया था और इसको हमने कंट्रोल में भी ला लिया था थ्रू वैक्सीनेशन कैंपेन एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द डिसीज़। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हमने तेज़ी कर दिए, लोगों में जागरूकता फैलाई और ऐसे करके हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पा रहे थे। वहीं यदि ग्लोबल सिचुएशन की बात करें मंकी पॉक्स को लेकर के, फिर भी कहा जाए फार फ्रॉम बीइंग रिजॉल्व्ड विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम न्यू कंट्रीज़। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि अभी नई नई कंट्रीज़ से भी हमको केसेस देखने को मिल जा रहे हैं और इसका जो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में देखने को मिला है। वहीं जून 2023 में चाइना ने रिपोर्ट किया था 4 केसेस मंकी पॉक्स के, 2 बीजिंग से थे और 2 थे गुआंगझू। यहाँ से कुछ जो कंसर्न है वो राइज होता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं इस बीमारी के फैलाव की इस देश में। इसके अलावा 2 केसेस हमें देखने को मिले थे श्रीलंका में, इन पेशेंट हु हैड ट्रेवल्ड हिस्ट्री टू दुबई। जो लोग दुबई से होकर के आए थे उनमें ये बीमारी हमको देखने को मिली थी। इस साल के शुरुआत में हम देखते हैं मंकी पॉक्स हमको डिटेक्ट हुआ था, पता लगा था थाईलैंड, ताइवान, पाकिस्तान और जापान में। इंसिडेंटली सेवरल केसेस हैव ट्रेवल हिस्ट्री टू मिडल ईस्ट। कई सारे जो लोग हैं वो मिडल ईस्ट की यात्रा किए थे। फिर भी रिपोर्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट डू नॉट इंडिकेट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस। मिडिल ईस्ट की यदि हम बात कर लें तो वहाँ पर भी उतने ज़्यादा केसेस हमको देखने को नहीं मिले हैं। काज ऑफ कंसर्न की बात करी जाती है कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं यदि मंकी पॉक्स की बीमारी तेज़ी के साथ में बढ़ते जाती है। तो ये देखिए मंकी पॉक्स के लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं। देखिए, द लैक ऑफ ए करस्पॉन्डिंग सर्ज इन रिपोर्टेड केसेस।
suggest that there may be challenge in accurately capturing and documenting cases in Middle East. मिडल ईस्ट में थोड़ी सी समस्या जाती है, एक्यूरेट तरीके से कैसे करके हम कैप्चर कर सकते हैं, कैसे करके इनका डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इन केसेस का, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो जो मेन समस्या रहेगी कि हम पता कैसे करके लगाएंगे कि मंकी पॉक्स की बीमारी फैल रही है, किस व्यक्ति को है, ये थोड़ी यहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर हाईलाइट करता है नीड फॉर द इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म। रिपोर्ट करने का जो मैकेनिज़्म है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि हम और भी ज़्यादा कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें मिडल ईस्ट में। वहीं यदि हम अफ्रीकन रीजन की बात करें तो इसने भी एक्सपीरियंस किया है, कुछ केसेस में वृद्धि देखने को मिली है। नॉट वाली बात क्या है, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और नाइजीरियन में केसेस हमको ज़्यादा दिखे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी जो दुनिया है ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित है, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से वहाँ एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते रहते हैं। इसीलिए कहना चाहिए पूरा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इफोर्ट की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है। रिसोर्सेज शेयरिंग हैज़ नेवर बीन मोर क्रूशियल। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज भी होना चाहिए, रुपये पैसा होना चाहिए, तब हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जीनोमिक सर्विलांस यदि हम कर लेते हैं मंकी पॉक्स बीमारी की, तो इसके माध्यम से आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे इसके एवोल्यूशन के। तो जो चीज़ हमें करना है वो क्या काम करना है, जीनोमिक सर्विलांस भी हमें करना है। As we move forward from global pandemic, it is crucial to remain vigilant and prepared for future challenges. अब हम चूँकि एक महाबीमारी से तो होकर के गुजरे ही हैं, अब एक और ये दूसरी महाबीमारी वैसे ही ना बन जाए, इसलिए हमें जो है फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंस वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ओवर फिशिंग से रिलेटेड है। ओवर फिशिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो व्यक्ति मछली पकड़ने जा रहा है तो वो इस पैमाने पर मछली पकड़ रहा है कि वहाँ की मछलियों को ही ख़त्म कर डाल रहा है। ओवर फिशिंग जिसको कहा जा रहा है। तो ओवर फिशिंग इज़ ड्राइविंग कोरल रीफ शार्क्स टुवर्ड एक्सटिंक्शन। कोरल रीफ वाले एरिया में जो शार्क मछली हमको दिखाई देती, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, कोरल रीफ वाले एरिया में ये शार्क मछली रहती थी। ओवर फिशिंग के चलते चलते ये मछली भी एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच गई है। 5 ऑफ द मोस्ट कॉमन शार्क, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन शार्क मानी जाती हैं उनमें से जो पांच प्रकार की शार्क स्पीसीज हैं जो कि कोरल रीफ में रहती हैं, इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 60 से 73%। 50% भी नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं 60 से 73% इनमें हमें गिरावट देखने को मिली है। एक ग्लोबल स्टडी कंडक्ट कराई गई थी। कुछ जो इंडिविजुअल शार्क की स्पीसीज़ हैं वो हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं लगभग 34 से 47% ऑफ द रीफ वाले एरिया में। द लाइकली काज कुड बी ओवर फिशिंग। इसका एक रीज़न हो सकता है ओवर फिशिंग का, जिसके चलते चलते बोथ शार्क देमसेल्व्स एंड प्रे दे डिपेंड ऑन। ओवर फिशिंग के चलते चलते जैसे कि शार्क जो मछलियाँ का भोजन से करती थी, उन मछलियों को आपने जाल में पकड़ लिए, उनका आपने शिकार कर लिए। दूसरी चीज़ आपने शार्क को ही ख़त्म कर दिए। दोनों रीज़न इसके हो सकते हैं। अब चूँकि जो शार्क के नंबर हैं उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रे स्पीसीज़ आर इंक्रीजिंग ऑन द रीफ। तो जो रे स्पीसीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बढ़ते जा रही हैं। Shark dominated reef persist in protected marine sanctuaries while rays dominate the reef communities in areas of poverty and limited governance। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब उनके लिए खाना ही नहीं बच पा रहा है या फिर उनको ही ख़त्म कर दिया जा रहा है तो इनकी जो संख्या है वो तेज़ी के साथ में गिर रही है। इसके बाद लाइट पॉल्यूशन से रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में हमने सुने हैं, लेकिन लाइट पॉल्यूशन के बारे में आज पहली बार सुन रहे हैं। लाइट पॉल्यूशन इंक्रीज़ होते जा रहा है और इसके लॉन्ग टर्म के एम्प्लीकेशन हो सकते हैं। एम्प्लीकेशन मतलब
प्रभाव। रिसर्चर लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन इकोसिस्टम। इतना सारा हर जगह जो लाइट जगमगा रहा है, इसका असर हमारे इकोसिस्टम पर कैसे पड़ सकता है, ह्यूमन हेल्थ में इसका क्या असर पड़ सकता है और कल्चर में इसका असर कैसे पड़ सकता है। इट इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट एंड कासेस हैबिटाट लॉस। इसके चलते चलते इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ता है, जो प्राकृतिक आवास है उसमें कमी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फूड वेब्स हैं, जो खाद्य पदार्थों का जाल बिछा हुआ है, वो भी प्रभावित होता है। इसके चलते चलते डिक्लाइन इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटेंशियल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो बहुत सारे असर इससे हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला नंबर तो ये है, हमारे पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है, आवास स्थल में कमी आ रही है, हमारा जो खाद्य जाल बिछा हुआ है वो प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। इसी लाइट के चलते चलते जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो बढ़ते जा रहा है। आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट हैज़ वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट ऑन प्लांट। जो रात में आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लाइट का जो असर है पौधों के ऊपर भी पड़ता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। इंटायर इकोसिस्टम इससे प्रभावित होता है। कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं, सम स्पीसीज़ रिस्पॉन्ड टू लाइट पॉल्यूशन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लाइफ अक्रॉस एन इकोसिस्टम। तो कुछ कुछ स्पीसीज़ ऐसी भी हैं जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं लाइट पॉल्यूशन को, और इसी के चलते चलते कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लाइट अक्रॉस एन इकोसिस्टम। इसकी जो नेक्स्ट वाली न्यूज़ है वो हमारी जो पत्तेदार प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर एक स्टडी की गई साइंस की न्यूज़ है। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द स्टेम ऑफ द अर्लीस्ट लीफी प्लांट। दो चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है, लीफ का अरेंजमेंट सिस्टम, इसके साथ साथ में आप जो स्टेम हो देखते हैं, स्टेम जो तना होता है, आपने इतना हिस्सा काट दिए हैं, इसके बाद फिर से यहाँ पर टहनी उगेगी और यहाँ पर पत्तियाँ, शाखाएँ, फल फूल आपको दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर भी हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो जो अर्लीस्ट लीफी प्लांट हुआ करते थे, पहले के जो पत्तीदार प्लांट हुआ करते थे, वो फॉलो नहीं करते हैं सेम टू सेम पैटर्न को एज मोस्ट लिविंग लैंड प्लांट। ज़्यादातर आज के समय में जो आप पौधों को देखेंगे, उनका पैटर्न और जो पुराने वाले लीफी प्लांट्स हैं उनका पैटर्न, पुराने वाले तो नए वाले को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा हमें बात पता चला है डेवोनियन फॉसिल के माध्यम से। इट सेट्स लाइट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लीफ पैटर्निंग। इसके माध्यम से हमें पता चला है कि लीफ का जो पैटर्निंग है वो कैसे करके हुआ एंड कैसे करके लीव का जन्म होता है। वैज्ञानिक लोगों के हिसाब से जो लीव होते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ऑकर्ड इन सेम फाइलोटैक्टिक सीरीज। सेम हमें कहाँ देखने को मिलता है? फाइलोटैक्टिक सीरीज में देखने को मिलता है, विच एड्स to the evidence that leaves evolved from reproductive structure in early plant। इसके बाद सीधे चलते हैं हम फॉरेन वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो जो एक यहाँ पे न्यूज़ इम्पॉर्टेंट लग रही है वो अमेरिका और युगांडा के रिलेशन को बताती है। युगांडा की सरकार की तरफ से हम देखते हैं कि जो गे कपल्स होते हैं उनके अधिकारों से रिलेटेड कुछ नियम कानूनों में हेरफेर किया गया है। यूएस ने इम्पोज कर दिया है वीज़ा रिस्ट्रिक्शन फॉर सम युगांडन्स आफ्टर एंटी गेला। कुछ जो युगांडन पीपुल हैं उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि वहाँ पर एंटी गे कानून पारित किया गया है। वाशिंगटन ने फ्राइडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कि हम इम्पोज कर रहे हैं वीज़ा रिस्ट्रिक्शन युगांडन्स के ऊपर। इट एक्यूजेस फॉर अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, अपने देश की हालत क्या है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, वो दूसरे देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़रूर बातचीत करेगा।
अमेरिका का कहना है कि हम ये जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइनिंग की करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम इनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। युगांडा में इनेक्टमेंट हमको देखने को मिला था एंटी गे लॉ इन द ईस्ट अफ्रीकन कंट्री। एंटी गे लॉ मतलब अब जो गे लोगों के बीच में जो संबंध बनते हैं ना, वो गैर कानूनी होंगे। युगांडा का जो न्यू कानून है एडॉप्ट किया गया था लास्ट मंथ, पनिश करता है होमोसेक्सुअलिटी का। जैसे कि दो लड़के लड़के को बीच में जो संबंध बनेगा, दो लड़कियों लड़कियों के बीच में एक रिलेशन बनता है, तो उसको यहाँ पर अपराध माना गया है। इसमें इंक्लूडिंग है विथ द डेथ पेनाल्टी इन सम केसेस। अब सोचिए इतना बड़ा कानून यहाँ पर लाया गया है कि डेथ की पेनाल्टी तक रखी गई है। इसके बाद एक और जो न्यूज़ आई है फॉरेन वाले पेज में, वो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को बताती है। यहाँ पर बताया जाता है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से चाइना से रिसीव किया है $1 बिलियन। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान को $1 बिलियन रुपए देने वाला है ताकि वो बूस्ट कर सके अपने फॉरेन रिजर्व को। पाकिस्तान की हालत अभी बहुत ख़राब चल रही है। यहाँ पर डॉलर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और डॉलर की कमी के चलते चलते जाहिर सी बात है कोई चीज़ बाहर से वो ख़रीद नहीं पाएगा। उसको तेल मंगवाना है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ जैसे कि अनाज की कमी है, अनाज ख़रीदना है, तो उसके लिए उसके पास डॉलर होना ज़रूरी है। लेकिन जब डॉलर की कमी जा रही है तो अब पाकिस्तान कोई चीज़ खरीदी नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को फिल करने के लिए चाइना सबसे पहले आया है और उसको 1 बिलियन रिसीव्ड 1 बिलियन फ्रॉम इट्स क्लोजली ally चाइना टू सपोर्ट इट्स क्रिटिकली लो फॉरेन रिजर्व amidst uncertainty to revive a stalled international monetary fund loan। इसके बाद ICET से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर एडिटोरियल भी छापा गया था, उस एडिटोरियल में भी हमने इस चीज़ का डिस्कस किए थे जब इंडिया और US के रिलेशन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो ये जो ICET है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसका फुल फॉर्म होता है। एक प्रकार का फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें दोनों देश एग्री हो गए हैं, इंडिया और अमेरिका, कि हम दोनों कोऑपरेशन करेंगे क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। कुछ एरिया हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी को ही क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जा रही हैं। इसमें शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, मतलब 4 इसके सेक्टर हैं मेन, इनके ऊपर काम किया जाएगा। इस स्कीम को, इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था जनवरी के महीने में इसी साल, टू स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एंड ड्राइव टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को लाया जा सके, डिफेंस के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। मिस्टर मोदी और बाइडेन ने पहली बार अनाउंसमेंट किया था इस फ्रेमवर्क को, ठीक है, जब क्वाड की मीटिंग चल रही थी टोक्यो मई 2022 में। इसके लिए कौन कौन से फोकस एरिया निर्धारित करी गए हैं, तो प्राथमिक तौर पर देखा जाए ICET सीक्स टू पोजिशन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन DC एज ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर। भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में ये दोनों देश काम करेंगे। वाशिंगटन DC एज ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर टू बिल्ड सप्लाई चेन एंड सपोर्ट को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट ऑफ आइटम। तो अमेरिका तो खुद बना ही पा रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा करे कि इंडिया भी इन चीज़ों को बनाना चालू कर दे। तो अमेरिका की तरफ से देखा जाए, वाइट फैक्ट शीट रिलीज आफ्टर द इनॉग्रल डायलॉग गिव्स ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द एरियाज द टू कंट्रीज इंटेंड टू एक्सप्लोर टू एक्सपांड द डेप्थ ऑफ टेक पार्टनरशिप। टेक्निकल जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कोऑपरेशन किया जाएगा देयर गवर्नमेंट के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में।